हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टानोवा। स्टानोवा में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द हिंदू एनालिसिस फॉर द डेट 11 to 2024। लेट्स। द फर्स्ट न्यूज इज पार्लियामेंट हिल्स टेम्पल कॉन्सेक्रेशन इन रेजोल्यूशन। ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक रूल की बात की गई है, दैट इज रूल 193। तो इसको हम देख लेते हैं। डिस्कशंस अंडर दिस रूल डू नॉट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल मोशन। किसी भी फॉर्मल मोशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक अनौपचारिक चर्चा है बिफोर द हाउस। हेंस नो वोटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर अ डिस्कशन। डिस्कशन के बाद में कोई भी वोटिंग उस पर नहीं होती है ऑन द मैटर्स कंसिडर अंडर दिस रूल। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द मेंबर हु गिव्स द नोटिस, जो भी कंसर्न मेंबर है, प्राइवेट मेंबर है या मिनिस्ट्री है जो नोटिस देता है, मे टेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट एंड सच अ मेंबर्स एज हैव प्रीवियसली इंटीमेटेड टू स्पीकर मे बी परमिटेड टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। ठीक है, चांसेस है कि उसको परमिट किया जाएगा डिस्कशन में और चांसेस है कि नहीं भी किया जाएगा। इट इज अप टू स्पीकर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। द मेंबर हु रेजेस द डिस्कशन हैज नो राइट टू रिप्लाई। ठीक है, जो डिस्कशन को रेज करता है उसका रिप्लाई करने का अधिकार नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मिनिस्टर कंसर्न गिव्स अ ब्रीफ रिप्लाई। ठीक है, जब डिस्कशन खत्म हो जाता है तो जो भी मिनिस्टर कंसर्न है वो एक ब्रीफ रिप्लाई देता है। यहाँ पर जो मेंबर को दिया गया है कि हु रेजेस द डिस्कशन हैज नो राइट टू रिप्लाई, देखो सीधी सी बात है, अगर आप ही क्वेश्चन पूछोगे, आप ही आंसर दोगे तो मतलब क्या रह गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर लोकसभा इलेक्शन। अमित शाह, इनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है, देख लेते हैं CAA क्या है। ठीक है, introduced in 2019 aims to grant Indian citizenship to persecuted non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who arrived in India before December 31, 2014। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है, किसको दी जा रही है? प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को दी जा रही है। किन किन कंट्रीज की बात की जा रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अगर हम बात करें इसके की फीचर्स की, सो इट एक्सक्लूड्स इंडियन सिटीजन्स। ये इंडियन सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा है, ये तो इंडियन सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है। ठीक है, अगेन क्या है कि सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल एंड इंडिजिनस पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सक्लूडिंग एरियाज अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनर लाइन परमिट सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर आकर बस गए हैं उनको वहां से निकाला जाएगा। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इन स्टेट्स को जो इनकी सिक्योरिटी की बात की जाए, चाहे वो आप ट्राइबल हैं या इंडिजिनस पीपल हैं, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स देम। ठीक है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ILP जारी करती है, इनर लाइन परमिट जारी करती है, इसको भी अभी हम देख लेंगे। अगर हम बात करें कुछ डेटा की, तो इन द पास्ट 6 years सिटीजनशिप हैज बीन ग्रांटेड टू अप्रॉक्सिमेटली 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगानी, 172 बांग्लादेशी सिटीजन्स। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो अभी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करते हैं। इनमें वो भी इंक्लूड हैं दोज फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्रीज, यानी कि मुस्लिम से भी इसमें क्या है? इंक्लूड हैं, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम की है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो सिटीजनशिप लास्ट 6 years में दी गई है इनमें सभी हैं, लेकिन जो CA बात करता है वो केवल बात करता है नॉन मुस्लिम्स की। ठीक है, इट डज नॉट टारगेट एनी रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम अब्रॉड बट प्रोवाइड्स अ पाथवे टू सम माइग्रेंट्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है? एक पाथवे प्रोवाइड करता है कुछ एक माइग्रेंट्स को जिन्हें इलीगल माना जाता था। ठीक है, हु कुड बी कंसिडर्ड इलीगल टू लीगली ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब उनको क्या है? ये बात कर रहा है उन्हीं को सिटीजनशिप देने की। बात करें ILP की, तो इट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, कंसर्न स्टेट इसको इशू नहीं करता है, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रेवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन। किसकी बात कर रहा है? केवल इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है, इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एक परमिशन देता है कि भारत के किसी भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, लैंड वगैरह भी खरीद सकते हैं। बट जब बात आती है कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज की जो शेड्यूल 6 में मेंशन है, तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। देयर आर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट हैव ILP। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ठीक है,
बात करें उत्तराखंड गवर्नमेंट सेट्स अ पैनल टू ड्राफ्ट यूसीसी रूल्स। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूसीसी को फॉर्म करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए एक पैनल बिठाई है। यूसीसी के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल टू रिप्लेस पर्सनल लॉज, यानी कि पर्सनल लॉज को रिप्लेस करने के लिए क्या है, एक प्रपोजल है। अभी ये कोड बना नहीं है, बन जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, जो कुछ भी आएगा हम लोग पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन रिलीजन, कस्टम्स एक्सेट्रा विद अ कॉमन सेट ऑफ लॉज, यानी कि हर किसी के लिए लॉ क्या होगा, इक्वल होगा, गवर्निंग एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। ठीक है, यूसीसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की क्या बात की गई है, सो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डीपीएसपी। ठीक है, कहां पर मेंशन है ये, डीपीएसपी में, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू स्ट्राइव फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि क्या, जो स्टेट है, यहाँ पर स्टेट की बात की जाए तो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी के जो अदर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या ट्राई करेंगे, दे विल स्ट्राइव फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कोशिश करेंगे कि यूसीसी लेकर आए फॉर ऑल सिटीजन्स थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और इवन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डीपीएसपीस की, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स बट आर इंटेंडेड टू गाइड द नेशंस गवर्नेंस, यानी कि क्या करते हैं, नेशन में गवर्नेंस सिस्टम को कैसे चलाना है उसमें हमें हेल्प करते हैं, हमें एक गाइडेंस का काम करते हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के स्टांस की कि यूसीसी पर उसका स्टांस क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज हिस्टोरिकली सपोर्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों में इसको सपोर्ट भी किया है। ठीक है, अगर हम पहला केस देखें तो मोहम्मद अहमद शाह वर्सेस शाह बानो बेगम 1985, दूसरा केस भी है आपका सरला मुगदल का। ठीक है, थर्ड उसने कब किया है, 2019 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ने क्या कहा है 2018 में, इज नॉट, यूसीसी इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल। लॉ कमीशन का क्या मानना है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, ना ही ये डिजायरेबल है एट द स्टेज, आज की जो कंडीशन है उसको देखते हुए। द कमीशन रिकमेंडेड एड्रेसिंग एंड अमेंडिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस विद इन रिलीजन्स एंड देयर पर्सनल लॉज, यानी कि घर की प्रॉब्लम घर में ही सॉल्व कर ली जाए, यूसीसी की जरूरत नहीं है, रादर देन अ होल सेल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। ये लॉ कमीशन का मानना था। सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है वो क्या है कि सपोर्ट, वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रही है कि यूसीसी होना चाहिए। बात करें हम अगले न्यूज की, नेवी चीफ इनॉग्रेट्स न्यू डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्या है ये, इनॉग्रेशन ऑफ प्रिसीजन अप्रोच रडार, क्या है ये, पीएआर क्या है आपका, देख लेते हैं इसको। एडमिरल आर हरि कुमार इनॉग्रेटेड अ प्रिसीजन अप्रोच रडार एट आईएनएस उत्कृष इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, पार इनहांसेस द एबिलिटी टू लैंड एयरक्राफ्ट सेफली इन द लो विजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको सेफली लैंड करने में हेल्प कर रहा है, स्पेशली इन द लो विजिबिलिटी कंडीशंस सच एज हैवी रेन और फॉग। ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्च ऑफ IUHDSS, द इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो इट वाज इनॉग्रेटेड एट द नेवल जेटी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये क्या करता है, इट बूस्ट्स सिक्योरिटी बाय डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग बोथ सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट्स। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार क्या किया जाता है, जब आपको कोई भी सिस्टम दिया जाता है वहां पर क्या पूछ लिया जाता है कि ये क्या करता है, केवल सरफेस की बात करता है या अंडर वाटर की बात करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सरफेस एंड अंडर वाटर दोनों की बात कर रहा है, टारगेट्स नियर द नेवल जेटी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो CISR NAL फ्लाइज टेस्ट ड्रोन दैट कैन डबल अप द स्यूडो सैटेलाइट। स्यूडो सैटेलाइट क्या है ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, HAPS टेस्टिंग सक्सेस, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट इन चल्लाके, कर्नाटका। What are HAPS? HAPS are similar to drones. कैसे हैं ये, सिमिलर टू ड्रोन्स हैं बट ऑपरेट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, अबव कमर्शियल फ्लाइट लेवल्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड कैन पोटेंशियली हॉवर ओवर एक्सटेंडेड पीरियड यूजिंग सोलर सेल्स एंड बैटरी सिस्टम।
किसका यूज करते हैं, ये सोलर सिस्टम का। ठीक है, अभी तो फ्यूल का भी यूज करते हैं बट एक्सटेंडेड आवर है ना, कैन पोटेंशियली हावर एक्सटेंडेड पीरियड्स। ठीक है, किसके किसके बेस पर, यूजिंग सोलर सेल्स एंड बैटरी सिस्टम्स। पोटेंशियली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, या फुल्ली ऑपरेशनल एचएपीएस हैज मल्टीपल यूजेस। कौन कौन से यूजेस हैं, सच एज सर्विलांस एंड ट्रांसमिटिंग 5G। ठीक है, एक तो सर्विलांस रख सकते हैं कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में, और क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिटिंग 5G सिग्नल्स। दे कैन एक्ट एज एरियल टावर्स। ठीक है, ये एक एरियल टावर, अभी हमारे पास क्या है, ग्राउंड टावर्स है, लेकिन ये क्या है, एरियल टावर्स की तरह काम कर सकते हैं विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन द सैटेलाइट फॉर ग्राउंड मैपिंग। ठीक है, तो बाकी सैटेलाइट से क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा यूजेबल है। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो फ्यूचर टेस्ट एम फॉर फुल साइज एचएपीएस, अभी का जो साइज वो कितना है, 15 मीटर का है। फ्यूचर में कितने की बात चल रही है, 30 मीटर विंग स्पैन की, कंपेरेबल टू बोइंग 737 बाय 2027। ठीक है, केपेबल ऑफ रेसिंग 23 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड रिमेनिंग एयरबॉर्न फॉर एटलीस्ट 90 डेज। अभी का जो एयरबॉर्न है वो कितने दिन के लिए है, 30 डेज के लिए, क्योंकि अभी ये पायलट बेस पे था, ट्रायल बेस पे था, तो अभी कितना टेस्टिंग की गई है, केवल 30 डेज की। ठीक है, याद रखिएगा। इंजीनियरिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो डेवलपिंग एचएपीएस डिमांड सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग स्किल टू इंश्योर इट कैन फ्लाई कॉन्टिन्यूसली पावर्ड बाय सोलर सेल्स रादर देन जेट फ्यूल। हमने क्या बात की थी कि अभी दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, जेट फ्यूल का भी और सोलर सेल का, लेकिन इन फ्यूचर की अगर बात की जाए तो टारगेट क्या रखा जा रहा है, केवल सोलर सेल्स। ठीक है, एंड लिफ्ट द एयर फ्रेम टू स्ट्रेटोस्फेयर एमिट्स एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, यानी कि किसी भी एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के टाइम पर क्या करे, उसको अपलिफ्ट कर दे। जैसे आपका ईगल होता है, जब तूफान आता है, साइक्लोन आता है, वो क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे टॉप पे चला जाता है। ठीक है, वैसे ही बात की जा रही है कि इसको क्या किया जाए, कि लिफ्ट द एयर फ्रेम टू द स्ट्रेटोस्फेयर एमिट्स एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। जब भी एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस कोई भी हो, चाहे आपका साइक्लोन हो, है ना, या कोई भी ऐसा वेदर फिनोमेना जो कि वाइल्ड फॉर्म लेता है, तो उससे क्या है, ये ऊपर चला जाए। बात करते हैं सोलर सेल टेक्नोलॉजी की। सो द सोलर सेल्स यूज्ड आर एक्सट्रीमली थिन फिल्म्स, यानी कि जो हम लोग अपने रूफटॉप पर यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा, अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो हम नैनो भी कह सकते हैं, कि यानी कि बहुत ही ज्यादा थिन फिल्म्स हैं, विद ओनली अ फ्यू कंपनीज वर्ल्ड वाइड केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सच फिल्म्स। बात करें अगर हम ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फोरकास्ट की, सो आईएमडी की एक फाइंडिंग है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। वेदर फोरकास्टिंग इज क्रूशियल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल, अगर मान के चलो आपको फोरकास्ट करके पहले से ना बताया जाए, अगर आईएमडी आपको टाइम पे ना बताए, तो जो साइक्लोन आता है पता नहीं चलेगा, सुनामी आती है हमें पता नहीं चलेगा, तो डिजास्टर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सच एज प्रेडिक्टिंग रेन, साइक्लोन्स, हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स। Role of IMD, the Indian Meteorological Department is the primary government agency, क्या है, प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजी स्पेशलाइजिंग इन प्रेडिक्टिंग कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरी एजेंसी है गवर्नमेंट की जो हमें बताती है, वैसे है भी एक ही। ठीक है, हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं, बट अभी जो हम फॉलो करते हैं, किसको ही मानते हैं, आईएमडी को मानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चैलेंजेस इन ट्रॉपिकल वेदर प्रेडिक्शन की, सो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया वेदर वेरिएबिलिटी इज हाई, लीडिंग टू फोरकास्टिंग चैलेंजेस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर एंड समर मानसून। समर मानसून तो समझ में आता है, विंटर में क्या प्रॉब्लम होती है, फॉग की कंडीशन होती है, एयर पॉल्यूटेंट्स जो ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉग के टाइम पे, ड्यू के टाइम पे क्या करते हैं, जम से जाते हैं। आप दिल्ली को एग्जांपल ले सकते हो, दिल्ली का AQI आपका जो विंटर है उस टाइम पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 300 तो हमेशा रहता है ये नॉर्मल रेंज में। ठीक है, समर मानसून का तो समझ ही सकते हैं, मानसून के टाइम पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी शॉर्टफॉल कैसी है, सो आईएमडी ऑपरेट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेदर स्टेशंस, यानी इसके पास क्या है, बहुत ही कम वेदर स्टेशंस हैं, एंड रडार्स कंपेयर टू द रिक्वायर्ड नंबर, जितने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा कम है, इंपैक्टिंग द प्रिसिजन ऑफ फोरकास्ट्स। डेटा यूटिलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें, देयर इज अ नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू फिल डेटा गैप्स। जैसे हमने क्या किया है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमने क्या किया है, डेटास को इंटीग्रेट कर दिया है, हर स्टेट के डेटा को शेयर किया जाता है। इसी वजह से आप देखो कई बार क्या होता है कि एक स्टेट का भागा हुआ क्रिमिनल अगले स्टेट में पकड़ लिया जाता है।
ठीक है। विद मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट एंटिटीज ऑपरेटिंग न्यूमरस वेदर स्टेशंस नॉट करेंटली यूटिलाइज्ड बाय आईएमडी, यानी कि कई सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं जो स्टेशंस हैं और प्राइवेट एंटिटीज के पास भी अपना स्टेशन है जो कि अभी भी आईएमडी के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है। बात करें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, सो न्यू एज कंपनीज आर एम्प्लॉइंग एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर वेदर प्रेडिक्शंस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आईएमडी को भी इससे क्या लैस करना चाहिए, एआई से भी और मशीन लर्निंग से भी, रिलायंट ऑन क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है। विंड्स की अगर बात की जाए, जो भी आईएमडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका पर्पस क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम विंड्स इनिशिएटिव एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एप्लीकेशंस। ये किसकी बात कर रहा है? लोकल डेटा की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा। एनहांसमेंट ऑफ वेदर डेटा, इंस्टॉलेशन ऑफ ओवर 2 लाख ग्राउंड स्टेशंस इज प्लान्ड अंडर विंड्स टू इंप्रूव द वेदर डेटा कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनेटर प्लांट इंटरेक्शंस डिसरप्टेड बाय नाइट्रेट रेडिकल्स। नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं ये पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए सेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी आज के डेट में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, खास करके एंथ्रोपोजेनिक जो आपका पोल्यूशन है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो स्मेल है जो प्रोड्यूस की जा रही है फ्लावर्स के द्वारा, ताकि वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनको अट्रैक्ट कर सके, तो वो उसको स्मेल कर ही नहीं पाते हैं, सूंघ ही नहीं पाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो जैसे हम लोग क्या होता है बीमारी के टाइम पे क्या होता है, सूंघने की या टेस्ट लेने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, डिक्रीज हो जाती है ना, टेस्ट नहीं आता। हम डॉक्टर से ये बोलते हैं सर हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आप समझो, जो आपके बीज हैं या बीटल्स हैं इनकी भी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर अगर नहीं बैठेंगे, तो जो इकोलॉजी है ना फ्लावर्स की, या जो स्पीसीज है प्लांट स्पीसीज हैं, वो कंप्लीट इकोलॉजी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। Impact on pollination. Air pollutants are known to decrease nocturnal hawk moth pollination of evening primrose flowers by changing the flowers scents. ये क्या कर रहे हैं, फ्लावर के सेंट को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टडी फाइंडिंग की अगर बात की जाए, सो रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स इम्पेयर एनिमल्स सेंस ऑफ स्मेल। ये क्या करते हैं, एनिमल के सेंस ऑफ स्मेल को ही खत्म कर देते हैं। पोटेंशियली रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉलिनेशन सर्विसेज, यानी कि जो पॉलिनेशन की सर्विसेज है उसको, जाहिर सी बात है फ्लावर्स सेंट का यूज कर रहे हैं, वो सेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हों, वो स्मेल कर ही नहीं पा रहे हैं तो आएंगे ही नहीं। ठीक है। एनवायरमेंटल ऑल्टरेशन की अगर बात की जाए, सो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूसिंग एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स दैट अफेक्ट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ फ्लोरल सेंट्स, पॉल्यूटेंट्स सच एज ओजोन एंड नाइट्रेट। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। ओजोन एंड नाइट्रेट रेडिकल्स डिग्रेड द वोलाटाइल केमिकल कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट ऑफ फ्लावर्स। ये क्या करते हैं, जो वोलाटाइल केमिकल कंपाउंड है उन्हीं को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो नहीं आते हैं, अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। बात करें हम अनदर स्टडी की, सो स्टडी शोज मैग्मा फ्लोज इनटू डाइक बिलो ग्रिंडाविक। रिकॉर्ड मैग्मा फ्लो रेट इन नवंबर 2023, a magma dike beneath Grindavik Iceland recorded an exceptional subsurface magma flow rate of 7400 cubic meters per second। देखो सीधी सी बात है, जो मैग्मा का फ्लो होता है ये हमें अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है। भाई अगर मान के चलो मैग्मा का फ्लो रेट बहुत तेजी से जा रहा है, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि गैप हम कह सकते हैं, या फिर जो मैग्मा है वो फ्लूडिटी उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत तेजी से वो फ्लो हो रहा है। ठीक है। टेक्टोनिक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस, द स्टडी इंडिकेट्स दैट टेक्टोनिक स्ट्रेस कैन कॉज मैग्मा टू फ्लो इनटू डाइक्स। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें कि टेक्टोनिक स्ट्रेस अगर पड़ता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्मा डाइक्स में फ्लो कर जाते हैं। 11th की एनसीईआरटी में आपने ये जो डाइक्स वगैरह है इनका स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है। विद रिलेटिवली लो ओवर प्रेशर फ्रॉम द सोर्स मैग्मा चैम्बर, insight into dike formation, flow rate measurement provide valuable insights into the processes that lead to the formation of significant geological features like major dikes।
ठीक है, ये फ्लो रेट ही है जो हमें बताता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, कि जो पहले के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए हैं उनमें जो जैसे डाइक्स वगैरह आपका बना हुआ है, तो किस मतलब कैसे बना होगा, बहुत तेजी से बना है, जल्दी बना है, कूल जल्दी हुआ, ठीक है, एटसेट्रा। एक न्यूज है हमारे पास, सीरम्स एचपीवी वैक्सीन नॉन इंफीरियर टू गार्डासिल स्टडी। ठीक है, देखो ओवरऑल अगर आप पढ़ोगे तो केवल यही पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीनेशन है उसमें से जो हमारे यहाँ सीरम एचपीवी बना रहा है, एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके लिए जो वैक्सीन बना रहा है वो हमारा नॉन इंफीरियर है, हमारा उससे कम नहीं है। ठीक है, गार्डासिल से हमारा कम नहीं है। इट इज सेम लाइक जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कोविड के टाइम पर क्या हो रहा था, केवल जो फॉरेन कंट्रीज के वैक्सीन थे उनको प्रमोट किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, खास करके कहूंगा मैं, और जो इंडियन वैक्सीन है उसको डिमोटिवेट किया जा रहा था। तो जो स्टडी है वो क्या फाइंड करती है, जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी जो वैक्सीन है वो नॉन इंफीरियर यानी कि गार्डासिल से कम नहीं है। ठीक है, so let's see what is the cervical cancer vaccination. Cervical cancer vaccines are designed to protect against the human papilloma virus, which is the primary cause of cervical cancer. ठीक है, HPV क्या है, प्राइमरी कॉज है सर्वाइकल कैंसर के लिए। There are several types of HPV, but HPV 16 and 18 are the most cancer causing types. ठीक है, कई सारे टाइप के हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, बट 16 एंड 18 कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा कैंसरस कॉजिंग टाइप्स हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस। ठीक है, बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, जो बाइवेलेंट वैक्सीन है आपकी, इट टारगेट्स एचपीवी टाइप 16 एंड 18 डायरेक्टली। ठीक है, तो जो हमारा एचपीवी 16 एंड 18 टाइप कैंसर जो कैंसर्स हैं उनको ये डायरेक्टली ही टारगेट करता है। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की अगर बात की जाए सो इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एपीवी टाइप 6, 11, 16 एंड 18। ठीक है, अगर नॉनावैलेंट वैक्सीन की बात की जाए सो इट ऑल्सो कवर 16 एंड 18। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दो आप ऑप्शन समझ सकते हैं। एक तो ये कि जितनी भी वैक्सीन है वो सारी 16 और 18 को कवर करती हैं। दूसरा आप ये समझ सकते हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइप्स हैं उसको कौन कवर करता है, नॉनावायलेंट वैक्सीन कवर करता है। ठीक है, दो फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन शेड्यूल की, सो द वैक्सीन आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन सीरीज ऑफ 2 और 3 डोजेज ओवर 6 मंथ्स। द स्पेसिफिक शेड्यूल कैन डिपेंड ऑन द एज ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एज ऑफ रेसिपिएंट पे। द टाइप ऑफ वैक्सीन यूज्ड, और किस टाइप की वैक्सीन यूज हुई है। WHO की अगर माने तो किसके लिए रिकमेंड करता है, फॉर गर्ल्स एज्ड 9 to 14 ईयर्स। ठीक है, डेटा याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी को फॉलो करती है, 9 to 14 ईयर्स को ही फॉलो करती है, एज दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, बात करें अगर हम वाटर एक्ट की, अभी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, देख लेते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ है। लेजिस्लेटिव अपडेट की अगर बात की जाए तो लोकसभा पास्ट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 फॉलोइंग इस इंट्रोडक्शन एंड पासेस इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा ने पहले ही पास कर दिया था, ये क्या हुआ है, लोकसभा से भी पास हो गया है। ठीक है, 1974 एक्ट ओवरव्यू की अगर बात की जाए, जो पहला एक्ट था हमारा उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो 1974 एक्ट वाज इंडियाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट वाटर बॉडी कंटामिनेशन। ठीक है, इंडिया का ये पहला एक्ट था, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। ठीक है, सीपीसीबी और एसपीसीबी के अगर रोल की बात करें तो क्या करते थे ये, दीज बोर्ड्स मॉनिटर, क्या करते हैं ये, मॉनिटर करते हैं वाटर पॉल्यूशन एंड एनफोर्स कंप्लायंस। अब जाहिर सी बात है, अगर एनफोर्स कर रहे हैं कंप्लायंस को तो पेनल्टी भी दे सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं। रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू सीक अप्रूवल बिफोर एस्टेब्लिशमेंट एंड अडहियर टू एनवायरमेंटल नॉर्म्स, यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको अप्रूवल भी इनसे लेना है, और साथ में क्या करना है, दे मेक श्योर, यानी कि जो बॉडीज हैं दे मेक श्योर कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं दे एडहियर टू एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जो भी एनवायरमेंटल नॉर्म्स सेट किए गए हैं उनको फॉलो करें। एनफोर्समेंट एंड पेनाल्टीज की बात करें अगर हम, ठीक है, द वाटर एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द शटिंग डाउन नॉन कंप्लायंट इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बार बार वायलेट कर रही हैं उनको बंद ही कर दिया जाएगा। इम्पोजिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 years फॉर वायलेशंस।
अमेंडमेंट डिटेल्स की अगर बात करें हम, ये तो बात हो गई भाई 1974 की। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट रिमूव्स इम्प्रिजनमेंट फॉर माइनर वायलेशंस। इसने क्या किया है, जो माइनर वायलेशंस है उनके लिए क्या किया है, इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया है। सब्सटीट्यूटिंग इसके जगह पर क्या किया है, इट विद द फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 10,000 टू 15 लाख। ठीक है, 10,000 से लेके 15 लाख तक की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। और उसके साथ में क्या है, स्टेट कंसेंट रिक्वायरमेंट अंडर द ओरिजिनल एक्ट एसपीसीबी कंसेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें ओरिजिनल एक्ट की, जैसा कि एक जैसे यूपीएससी के या बाकी स्टेट जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मल अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द ओरिजिनल प्रोविजन एक क्लॉज यूज कर लिया जाता है, वर्ड यूज कर लिया जाता है ओरिजिनल, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। सो अंडर द, वो ये नहीं कहेगा कि अंडर द 1974 एक्ट, वो सीधे बोलेगा अंडर द ओरिजिनल प्रोविजन या अंडर द ओरिजिनल एक्ट। ठीक है, सो अंडर द ओरिजिनल एक्ट एसपीसीबी कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज सीवेज। द अमेंडमेंट अलाउज द सेंटर टू एग्जेम्प्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज फ्रॉम दिस कंसेंट। ठीक है, जो नया अभी चेंजेस आए हैं वो क्या कर रही है, कुछ इंडस्ट्रीज को, सभी को नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, नॉट ऑल, ठीक है, सभी को नहीं कर रही है, कुछ एक को ही, सर्टेन इंडस्ट्रीज फ्रॉम दिस कंसेंट इन कंसल्टेशन विद द सीपीसीबी। ठीक है, सीपीसीबी से कंसल्ट करने के बाद में क्या करेगी, कुछ एक इंडस्ट्रीज है जिनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। बात करें हम सेंट्रल गवर्नमेंट रोल की, द सेंटर कैन इशू गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग, रिफ्यूजिंग और कैंसिलिंग एसपीसीबी कंसेंट। ठीक है, स्टेट के जो आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, इनके कंसेंट को, है ना, ग्रांट करना है, नहीं करना है, रिफ्यूज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, यानी कंसेंट उनका कंप्लीट खत्म भी कर सकता है। पेनलाइज टेम्परिंग विद द मॉनिटरिंग डिवाइसेस, और उसके बाद में क्या है, जो पेनाल्टी दी जाती है एसपीसीबी के द्वारा जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं उनको टेम्पर करने के लिए, एंड फ्रेम रूल्स फॉर एसपीसीबी चेयरपर्सन सिलेक्शन। यहाँ तक कि जो एसपीसीबी के चेयरपर्सन है उनके सिलेक्शन में भी चेंजेस ला सकती है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अमेंडमेंट, द अमेंडेड एक्ट विल अप्लाई, किसके कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है अभी ये, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूटीज, विद द ओरिजिनल एक्ट एप्लीकेबल इन 25 स्टेट्स। समझ में आ गया, तो ध्यान रखिएगा जो नया रूल है अभी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूटीज में, सभी यूटीज में अप्लाई हो रहा है। जस्टिफिकेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव आर्ग्यूड द रिमूविंग इम्प्रिजनमेंट फॉर द माइनर वायलेशंस अलायंस विद द एथोस ऑफ ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि मीडिया के द्वारा और अपोजिशन के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने जो माइनर वायलेशंस है उससे भी छेड़छाड़ कर दी है, तो जाहिर सी बात है माइनर वायलेशंस का जो लेवल वो बढ़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि इट विल इंक्रीज द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एड्रेसेस द ट्रस्ट डेफिसिट, और साथ में क्या करेगा, जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सालों से क्रिएट किया गया था उसको भी क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें अपोजिशन कंसर्न की, तो उनका क्या मानना है कि मेंबर्स ऑफ अपोजिशन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट द अमेंडमेंट से कुड वीकेन द लॉज प्रोटेक्टिंग वाटर बॉडीज। सीधी सी बात है, जहां भी आपको छूट मिलती है तो वायलेशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और गिविंग दैट द पोटेंशियल फॉर द इम्प्रिजनमेंट इज नेसेसरी डिटरेंट फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखो अगर कोई भी आप गुनाह करते हो, आपको डर होता है कि आप इस गुनाह के लिए पर्टिकुलर एक्ट दैट हैज बीन डन बाय यू, यू आर गोइंग टू फेस द इम्प्रिजनमेंट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल, है ना, 100% आप फॉलो करोगे ही करोगे। बट जब आपको पता है कि विद द मिनिमल पेनाल्टी यू आर गोइंग टू लीव और यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द लॉ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कमिट द क्राइम। ठीक है, सीधी सी बात है, ये पेनाल्टी ही है जो बहुत सारे क्राइम्स को रोकती है। अदरवाइज जैसा ह्यूमन का नेचर होता है, वाइल्ड नेचर होता है, क्राइम्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इतने सारे लॉज होने के बाद, इतने सारे प्रावधान होने के बाद, प्रोविजन होने के बाद, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता है, उसके बावजूद इतने सारे क्राइम्स होते हैं इंडिया में। इंडिया है नहीं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें केवल इंडिया की, तो इतने सारे लॉज होने के बावजूद अगर इतने क्राइम्स हो रहे हैं, तो जहां पर आपको छूट दी जाएगी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कमिट द क्राइम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टार नोवा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग स्टार नोवा। थैंक यू।